Namaste students. Yesterday we had studied about right against exploitation in article 23 and 24. Dear student, today we will study about right to freedom of religion. आज हम लोग राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियंस के बारे में पढ़ेंगे, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में पढ़ेंगे. डियर स्टूडेंट, it is described in article 25 to 28. Dear student, it provide 4 types of religious freedom. यह 4 प्रकार का धार्मिक स्वतंत्रताओं का वर्णन करता है. And the first that is described in article 25, that is freedom of conscience. Freedom of conscience, that means every citizen are free to follow their own god or goddess according to their choice. यानी कि आर्टिकल 25 अब डिस्क्राइब करता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार अपने देवी देवता, अपने गॉड का पूजा कर सकता है. We all have right to accept any religion and we are also free to propagate our religion. हमको यह भी अधिकार है कि हम कोई भी धर्म स्वीकार कर सकते हैं. यह भी अधिकार है कि अपने धर्मों का अपने हिसाब से प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं. Dear student, the second provision that is described in article number 26, it describes that every religious institution can organize its own religious affair. यानी कि प्रत्येक जो धार्मिक इंस्टीट्यूशन हैं वो अपने अपने धार्मिक कार्यों के उनको व्यवस्था करने की स्वतंत्रता दी गई, यानी कि वे अपने अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकते हैं. It means that they can manage the cultural or religious affair according to their choice. सबको अपने अपने धर्म के अनुसार धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है. Dear student, the third provision of right to religious freedom is it describes that it is described in article 27. यह article 27 में है. And it describes that government cannot force to any person to pay any type of religious tax. यानी कि गवर्नमेंट किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का धार्मिक कर देने के लिए फोर्स नहीं कर सकती है. यानी कि धार्मिक कर सरकार के द्वारा लोगों के ऊपर लगाया नहीं जा सकता है. एज एग्जाम्पल, राम मंदिर बनवाना है तो उसके लिए गवर्नमेंट किसी को फोर्स नहीं कर सकती है कि हिंदू लोग टैक्स देंगे या फिर किसी तरह का अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे, फिक्स कंट्रीब्यूशन करेंगे तो ये बनेगा. नहीं, इसके लिए वो अपनी इच्छा अनुसार दे सकते हैं, लेकिन किसी प्रकार का प्रेशर गवर्नमेंट के द्वारा नहीं डाला जा सकता है. आर्टिकल 28 एंड द फोर्थ प्रोविजन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर जो चौथा प्रोविजन है जो आर्टिकल 28 में डिस्क्राइब किया गया है, दैट इज एनी इंस्टीट्यूशन that is wholly or partly maintained by the state government as a state fund. यानी कि कोई भी संस्था जो पूर्ण रूप से आंशिक रूप से सरकार के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फंडिंग किया जाता है, that cannot give any particular religious education. यानी कि वह संस्था किसी भी प्रकार का किसी विशेष धर्म का धार्मिक शिक्षा, किसी एक वर्ग का धार्मिक शिक्षा वो नहीं दे सकता. कब? जब वह गवर्नमेंट के द्वारा फंडिंग किया जाता है तब, चाहे पूर्ण रूप से किया जाता हो चाहे आधे ही किए, कुछ ही भाग किए जाते हो, लेकिन फिर भी वो किसी प्रकार का रिलीजियस एजुकेशन वो उसमें नहीं दे सकता है. डियर स्टूडेंट, फिफ्थ फंडामेंटल राइट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार. Dear student, it is described in article 29 and 30. यानी कि यह जो राइट फंडामेंटल राइट है यह आर्टिकल अनुच्छेद 29 और 30 में डिस्क्राइब किया गया है. Dear student, India is a country of diversity, अर्थात भारत विभिन्नताओं का देश है.
and in this condition every citizen have right to preserve and maintain and promote their culture and language. डियर स्टूडेंट, आर्टिकल 29 यह बताता है कि सभी नागरिक अपनी भाषा, संस्कृत, लिपि आदि को उनको बनाए रखने का अधिकार है। यानी कि अपने कल्चर के अनुसार अपनी एक्टिविटी वो कर सकते हैं, अपने लैंग्वेज के अनुसार वो कहीं भी बोल सकते हैं। इस प्रकार का फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किया गया है। एज एग्जाम्पल, पंजाबी कैन सिंग इन पंजाबी सॉन्ग, पंजाबी कैन सिंग ए पंजाबी सॉन्ग, दे कैन पुट sword, इट इज देयर फंडामेंटल राइट एंड इट इज देयर कल्चर। या उन लोगों का संस्कृति है, इन लोगों का अधिकार है, इसको वो कर सकते हैं। एंड आर्टिकल 30 it provide the protection to those people who belongs to minority group। इसी के अंतर्गत जो आर्टिकल 30 है, क्योंकि कल्चर एंड एजुकेशन राइट दो प्रकार का प्रोविजन देता है, एक आर्टिकल 29 में और एक आर्टिकल 30 में। डियर स्टूडेंट, in article 30 this is the second provision of culture and education right। article 30 provide the protection to those people who belongs to the minority group, अर्थात अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को स्टेट गवर्नमेंट will give special assistance to establish their own educational institution। यानी कि जो माइनॉरिटी ग्रुप के लोग हैं उन लोगों को उनके संबंधित, उनसे संबंधित माइनॉरिटी ग्रुप से संबंधित संस्था स्थापित करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट कुछ स्पेशल फैसिलिटी उनको देने का प्रावधान करेगी। डियर स्टूडेंट, इसके बाद द लास्ट यानी कि सिक्स्थ फंडामेंटल राइट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, दैट इज डिस्क्राइब इन आर्टिकल नंबर 32, जिसे हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहते हैं। इसका जो हिंदी में नाम है उसे हम कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि इट इज ए साउल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यह संविधान की आत्मा है। इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब कि बहुत ही इसको वैल्यू दिया है। वैल्यू देने के बाद इन्होंने कहा कि यह संविधान की आत्मा है। अब इसको संविधान की आत्मा क्यों कहा जाता है, इसके पीछे कुछ रीजन है। यह वर्णन क्या करता है कि the right to constitutional remedies, it describes that the right of any person, if the right of any person is exploited by any other or by government, in that condition people can get shelter of Supreme Court or High Court। आर्टिकल 32 ये डिस्क्राइब करता है कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य पर्सन का, अन्य लोगों का फंडामेंटल राइट का एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है तो ऐसे कंडीशन में वो अपनी रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकता है। आफ्टर दैट, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट एंड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 226 हाई कोर्ट कैन इशू ए सुटेबल रिट फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्सन। यानी कि आर्टिकल 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के अनुसार हाई कोर्ट उस व्यक्ति के समस्या के समाधान के लिए एक सुटेबल रिट जारी कर सकता है, वो सुटेबल आदेश जारी कर सकता है। डियर स्टूडेंट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन इशू 5 टाइप्स ऑफ रिट। उनको 5 प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार है, जिसमें फर्स्ट है हाइबियस कॉर्पस, सेकेंड है मैंडेमस, थर्ड है प्रोहिबिशन, फोर्थ है क्यू वारंटो एंड फिफ्थ इज सर्टियोरेरी। 5 type of writs that can be issued by Supreme Court as well as High Court. The first writ is habeas corpus. Habeas corpus, which means an unlawfully detained person may be produced before the court to find out whether the detention was legal or not. It is the most valuable right for the protection of personal liberty। यानी कि इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति, कोई अधिकार है कि अगर उसको अनलॉफुली डिटेंड किया गया है तो उसको टाइम पर कोर्ट में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ताकि वह वहां पर यह अपना यह सिद्ध कर सके कि वह
वाकई गलत है या नहीं है। यह एक प्रकार से फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने का, जो राइट टू फ्रीडम है उसको प्रोटेक्ट करने का बहुत अच्छा, राइट टू लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने का बहुत अच्छा उपाय है। सेकंड है मैंडेमस। मैंडेमस दैट मीन्स जिसको कहा जाता है हिंदी में परमादेश। एंड हैबियस कॉर्पस का मतलब होता था बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब ये कि बंदी जो बनाया गया है उसको प्रत्यक्ष रूप से पेश करना, यानी कि उसको कोर्ट में प्रस्तुत करना, ताकि वह अपनी बात को रख सके कि हाँ वह वाकई गलती किया है या नहीं किया है, इसको सिद्ध कर सके। एंड सेकंड इज मैंडेमस। मैंडेमस दैट मीन्स परमादेश, जिसका हिंदी में होता है अर्थ होता है परमादेश। परमादेश को अगर संधि विच्छेद करेंगे उसी समय आपको यह समझ में आ जाना चाहिए कि यह मैंडेमस क्या कहना चाहता है। परमादेश का मतलब क्या? परम आदेश, जो आदेश जारी किया जाता है। डियर स्टूडेंट, दिस टाइप ऑफ रिट is issued against that public servant who is being failed to perform his duty। यानी कि ये इस प्रकार का जो रिट होता है उस गवर्नमेंट, उस पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ जारी किया जाता है जो अपनी ड्यूटी को समय से सही ढंग से नहीं कर पा रहा है, उसके लिए, उस पब्लिक सर्वेंट के लिए इस प्रकार का आदेश जारी किया जाता है। थर्ड इज प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन दैट मीन्स, हिंदी में इसको कहा जाता है प्रतिषेध। और प्रतिषेध का मतलब क्या होता है? रोकना। प्रतिषेध का मतलब रोकना। अब इसको समझना आसान हो जाएगा। दिस रिट इज इशूज बाय द अपर कोर्ट टू द लोअर कोर्ट। यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? कोई भी अपर कोर्ट जो है अपने लोअर कोर्ट को जारी कर सकता है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट कैन इशू टू हाई कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन इशू टू हिज सबऑर्डिनेट कोर्ट। हाई कोर्ट अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट को जारी कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट अपने से नीचे हाई कोर्ट को जारी कर सकता है। जारी करेगा तो करेगा क्या? दिस कोर्ट इन्फॉर्म दैट द मैटर विच यू आर हियरिंग इज नॉट कम इन योर जुरिडिक्शन। कि मतलब जिस मैटर पे तुम सुनवाई कर रहे हो वह मामला तुम्हारे जुरिडिक्शन के अंतर्गत नहीं आता है, तुम्हारे न्यायाधिकरण के अंतर्गत नहीं आता है। यानी कि उस मैटर को तुम क्या करो, उस पर सुनवाई न करो, बल्कि उसको डायरेक्ट कहाँ भेज दो? अपने से अपर कोर्ट में उसको भेज दो। डियर स्टूडेंट, द फोर्थ इज क्यू वारंटो। क्यू वारंटो का मतलब होता है अधिकार परीक्षा, यानी कि अधिकार के बारे में पूछना, अधिकारों के बारे में पता करना। दिस टाइप ऑफ issues, this type of writ issues against to those person who are misusing any public office even they are not office holder। इस प्रकार का रिट उस व्यक्ति के खिलाफ जारी किया जाता है कि जो व्यक्ति पब्लिक ऑफिस का व्यक्ति नहीं है, जो पब्लिक ऑफिस में यानी कि वह कर्मचारी पोस्ट पर नहीं है, फिर भी वो अपने पावर का मिसयूजिंग कर रहा है, ऐसे लोगों के खिलाफ जो है इस प्रकार का रिट जारी किया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति है जो कि नकली टीटी बन करके वो अपना पैसे वसूल रहा है, या फिर नकली इंस्पेक्टर बन करके अपना कुछ गलत काम कर रहा है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ इस प्रकार का जो रिट होता है वो जारी किया जाता है। डियर स्टूडेंट, द फिफ्थ एंड द लास्ट रिट इज सर्ट्योरारी, जिसका मतलब होता है उत्प्रेषण। दिस टाइप ऑफ रिट is issued for the subordinate court to draw back his decision and send the matter in the supreme court। यानी कि यह जो रिट है, यह रिट भी अपर कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट को भेजा जाता है और उसमें यह बताया जाता है कि मैटर जिसको आप सुन रहे हैं वह मैटर जो है आपके डिसीजन से सुटेबल नहीं है, इस पर हम और भी कुछ गहराई से चर्चा करना चाहते हैं। इसलिए आप क्या कीजिए कि उस मैटर को, डिसीजन को पेंडिंग रखिए या फिर उसका ड्रॉबैक कीजिए, अपना उसका डिसीजन वापस लीजिए और पुनः उसको क्या कीजिए, अपर कोर्ट में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में उसको भेज दीजिए। यानी कि जो सर्ट्योररी होता है वो और प्रोहिबिशन होता है वो, प्रोहिबिशन और सर्ट्योररी ये दोनों जो रिट होते हैं अपर कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट को जारी किए जाते हैं, लेकिन दोनों में अंतर होता है। दोनों में अंतर यह होता है कि प्रोहिबिशन में क्या होता है कि पूरी तरह से रोक लगा दिया जाता है कि यह मैटर आपके जुरिडिक्शन में नहीं आता, इसको अपर कोर्ट में भेजिए।
और जो सर्टियोरेरी होता है उसमें क्या होता है कि अगर डिसीजन दे भी दिया गया है लोअर कोर्ट के द्वारा, फिर भी उस मैटर पे अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ डिटेल्ड जानकारी लेना चाहती है, फिर भी वह डिसीजन कोर्ट को निरस्त करा करके उसको अपने पास बुला सकती है या अपने 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 जुरिडिक्शन में उसको ला सकती है। डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से हम लोगों ने फंडामेंटल राइट को समाप्त कर दिया। इसके बाद हम लोग कुछ इस फंडामेंटल राइट्स में रिस्ट्रिक्शंस होते हैं उसको देखेंगे, उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटी और उसके बाद एट लास्ट में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को देखेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।